मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष 20 अप्रैल 2023 खग्रास सूर्य ग्रहण को लेकर के। इसको वैज्ञानिकों ने हाइब्रिड सूर्य ग्रहण का नाम दिया हुआ है। हालांकि ये जो सूर्य ग्रहण है वो भारत में मान्य नहीं होगा, क्योंकि यहां पे ये नहीं दिखेगा। और ज्योतिष जो है वो किसी भी चीज को जब तक दिखता नहीं है तब तक उस पर यकीन नहीं करता। यानी कि कहने का मतलब जो चीज दृष्टि गोचर हो उसी पे यकीन करने वाला विषय है। तो यहां पे क्या है कि सूर्य ग्रहण भारत में दिखेगा नहीं, इसीलिए यहां पे मान्य नहीं होगा। इसका कोई सूतक किसी भी गर्भवती महिला को मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये लागू नहीं होगा। तो फिर प्रश्न ये उठता है, जब लागू नहीं होगा तो फिर मैं उसकी चर्चा क्यों कर रहा हूं? आवश्यक है, क्योंकि आखिर में ये जो घटना घटेगी वो हमारे सौरमंडल में ही घटेगी। समस्त विश्व पे इसका प्रभाव पड़ेगा, तो राशियों पर भी प्रभाव पड़ेगा। कुछ को अच्छा लाभ होगा, कुछ को नुकसान होगा। इसलिए इसका विशेष महत्व जो है यहां पे हो जाता है। अब यहां पे सूर्य जो है, अब जाहिर सी बात है कि सूर्य अभी अपने उच्च राशि में होंगे, मेष राशि अश्विनी नक्षत्र में होंगे। उच्च के सूर्य यहां पे होते हैं। सूर्य जो है 12 महीने में एक बार जो है यहां पे अपने मेष राशि में वो आते हैं। और राहु देव एक राशि में 18 वर्ष तक रहते हैं। तो आप सोचिए कि कितने दिनों के बाद ये संयोग आके बना है, काफी लंबे समय के बाद, क्योंकि 18 महीने मेष में, फिर वृष में, ऐसे घूमते घूमते मीन तक, और फिर वो मेष में है और सूर्य वहां पे आकर उनसे मिले हैं। तो ये अपने आप में प्रत्येक सूर्य ग्रहण जो है वो मायने रखता है और बहुत बहुत दिनों के बाद में घटनाएं घटती हैं। अब यहां पे एक दो चीज समझने की आवश्यकता है। मैं आपको शुरू में ही बता दूं कि मैं मुख्य जो ग्रहण का जो समय होगा जो, उसमें मैं कुछ उपाय बताऊंगा, करिएगा, बहुत लाभ होगा। मेरे गुरुदेव के द्वारा बताए गए उपाय हैं, मैंने किया है, मुझे बहुत लाभ हुआ है। आप भी करिए, आपको भी लाभ होगा। अब यहां पे दो तीन चीज समझने की आवश्यकता है कि सूर्य सबसे पहले किस चीज के कारक हैं। तो सूर्य सबसे पहले जो आप जानते हैं अस्थियों के कारक यानी हड्डियों के कारक हैं और हमारे हृदय के कारक हैं। अब सूर्य जब राहु के साथ मिलेंगे, यहां तक तो स्थिति ठीक थी, लेकिन अब क्या होगा कि सूर्य राहु के साथ युति बनाएंगे और उस पे शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी। और शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो नीच की पड़ेगी वहां पे, क्योंकि मेष राशि में, मेष राशि शनि के नीच राशि है, वहां पे शनि नीच के हो जाते हैं। और मैंने आपको कहा है कि शत्रु दृष्टि शनि की जहां पड़ती है वहां नुकसान होता है और होगा। तो सूर्य और राहु की युति का होना, उस पर शनि की तीसरी दृष्टि का पड़ना, ये तो वही हो गया कि करेला ऊपर से नीम चढ़ा हुआ वाली बात हो गई। तो परेशानी तो आएगी, थोड़ी बहुत सतर्कता और सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। अब चूंकि मैंने आपको बताया कि सूर्य हड्डियों के कारक है और जो है हृदय रोग के, अब जिसको पहले से हृदय रोग है वो सावधान हो जाए, वो बिल्कुल सतर्क और सावधान हो जाए, क्योंकि यहां पे समस्या बढ़ने की कहीं ना कहीं आशंकाएं नजर आ रही हैं। तो 20 अप्रैल 2023 को जो है सूर्य ग्रहण लगेगा। प्रातः काल जो है 7:05 से 12:29 तक जो है ये रहेगा। और इसका जो खग्रास होगा वो 8:07 पे होगा। और इसका जो परम ग्रास है, जो मेन जो सूर्य ग्रहण रहेगा, वो 9:47 पे होगा और 12:29 पे मोक्ष हो जाएगा। कोई सूतक इत्यादि पालन करने की आवश्यकता नहीं, मैंने पहले ही आपको बता दिया है। कुछ कुछ विषय जो है मुख्य वो मैं आपको बता रहा हूं, उसका बस आपको ध्यान रखना है। चलते हैं सबसे पहले मेष राशि की तरफ हम। तो मेष राशि के लग्न में ही, यानी कि आपके व्यक्तित्व पे ही सूर्य का जो ग्रहण लगने वाला है, एक बचाव यहां पे है। वो बचाव क्या है कि शुक्र जो है वो वृषभ राशि में बैठे हैं और बृहस्पति धनु राशि में बैठे हैं। तो ये शुभ कर्तरी दोष में, ये जो ग्रहण है वो शुभ कर्तरी दोष में है। मैंने आपको बताया है पाप कर्तरी शुभ कर्तरी क्या होता है। तो दोनों तरफ शुभ ग्रह है, शुक्र और बृहस्पति, और उसके बीच में ग्रहण लग रहा है। तो यहां थोड़ा बचाव, 25% बचाव यहां पे मान लीजिए आपकी हो जाता है शुभ कर्तरी दोष योग की वजह से। दोष नहीं कहूंगा, योग की वजह से। अब शनि यहां पे कुंभ राशि में बैठे हैं, अपनी तीसरी दृष्टि यहां पे डालेंगे और सूर्य राहु की युति हो रही है। आपके खुद के ऊपर हो रही है, आपके व्यक्तित्व के ऊपर हो रही है। सूर्य आप यहां पे पंचम भाव के स्वामी यानी संतान भाव के स्वामी हैं और आपके जाकर के लगने बैठे हैं। अब क्या करेंगे, संतान से संबंधित समस्या हो सकती है। वो महिलाएं मेष राशि की जो गर्भवती हैं उन पे इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि राहु की यहां से 5वीं दृष्टि पड़ेगी कहां, कुंडली के
पंचम भाव पे पड़ेगी। तो संतान के प्रति जो गर्भवती महिलाएं वो सतर्क रहें, गर्भपात होने की यहाँ पे आशंकाएं बनी रहेगी। आपके खुद के शरीर के ऊपर हो रहा है तो आपको खुद हार्ट अटैक की प्रॉब्लम से सावधान रहना चाहिए, या कोई सी प्रकार की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। या जिनको पहले से, जो मेष राशि वाले लोग हैं और जिनको पहले से ही हार्ट की समस्या है वो और सतर्क सावधान रहें। जिनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम, हड्डियों के दर्द की समस्या है, वो सावधान रहें, तब जाकर के आपको यहाँ पे बचा होगा। तो विशेष सावधान रहने की यहाँ पे आवश्यकता आपको पड़ती है, अपने संतान को लेकर, अपने खुद को लेकर के। आगे चलते हैं वृषभ राशि की ओर। तो वृषभ राशि पे जो है एक कुंडली के 12वें भाव में जाकर के बन रहा है। और आप जानते हैं कि जो त्रिक भाव होता है वहां पे कोई भी पापा ग्रह अच्छा फल देते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको इतना अच्छा नहीं कहूंगा। मैं मेष राशि में एक चीज आपको और बताना चाहूंगा कि मेष राशि की कुंडली के 7वें भाव पे सूर्य राहु के दोनों की दृष्टि पड़ेगी। तो थोड़ा आप अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि जीवन साथी का स्वास्थ्य भी कहीं ना कहीं आपके इफेक्टेड होगा, उनका भी स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे कुंडली के 12वें भाव में बनेगा सूर्य राहु की युति। आंखों का ध्यान रखिए, विशेष तौर पे आंखों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। विदेश गमन के लिए आपके लिए अच्छा मौका है, विदेश जाने का आपका योग बनेगा। लेकिन सूर्य यहाँ पे आपकी कुंडली के जो है चतुर्थ भाव के स्वामी है, तो सुखों में कमी करेंगे। तो जाहिर सी बात है, जब आप विदेश गमन करेंगे तो अपने घर से दूर हो जाएंगे, तो पारिवारिक सुखों में कमी आ जाएगी। हाँ, माँ का स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि चौथे भाव से हम माँ का विचार करते हैं और माँ का स्वामी जाकर के वहां पीड़ित हो रहा है, तो माँ के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। 7वें भाव पे जो है सूर्य की नीच की दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे, और राहु की भी दृष्टि पड़ेगी आपको। आप किसी का लोन का यदि गारंटर बनने की कोशिश यदि आप कर रहे हैं तो बिल्कुल मत करें, आप फंस जाएंगे। कर्ज इत्यादि, शत्रु, इन सब से आपको सावधान रहने की यहाँ पे आवश्यकता है। नहीं तो 12वें भाव में राहु बैठे हैं, आपको याद रखिए 12वें भाव जेल का भी है, तो आप किसी के गारंटर बन जाएंगे, किसी के लोन इत्यादि पे या डॉक्यूमेंट पे साइन कर देंगे और आप फंस जाएंगे और जेल की यात्रा आपको करनी पड़ेगी। तो दोनों एंगल से इसको देखना है, अच्छा और बुरा, सतर्कता बरतनी है। उपाय अंत में सबके लिए मैं बताऊंगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि की कुंडली के एकादश भाव में योग बन रहा है, आय भाव में बन रहा है। देखिए, आय भाव में राहु और सूर्य, ये दोनों ही कहीं ना कहीं, राहु पापक ग्रह है, सूर्य क्रूर ग्रह है, और एकादश भाव में सभी ग्रह अच्छा फल देते हैं। शनि की दृष्टि दृष्ट है, आय को थोड़ा इफेक्टेड कर सकते हैं, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं, इतना ज्यादा ही परेशानी नहीं। हाँ, संतान पक्ष को लेकर के बिल्कुल चौकन्ना रहना है। वो मिथुन राशि की गर्भवती महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं, उनको अपने संतान का ध्यान रखना है, नहीं तो यहाँ पे जो है गर्भपात इत्यादि होने की समस्याएं कहीं ना कहीं जीवन में आ सकती है और वहां से आप परेशान रहेंगे। सूर्य आपकी कुंडली पराक्रम भाव के स्वामी होकर के और जाकर आय भाव में उच्च के बैठे हैं। ठीक है, पीड़ित है, आपको थोड़ा ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, लेकिन एफर्ट लगाएंगे तो कहीं ना कहीं धन धान्य वाला मामला जो है वो आपका ठीक रहेगा और धन की प्राप्ति आपको होगी। तो आपके लिए लगभग ठीक ठाक कहूंगा, उतना खराब नहीं है। हाँ, एक बात और कहूंगा, ये तीसरा, ये जो एकादश भाव है वो बड़े भाई बहन का है, तो बड़े भाई बहन को भी जो है समस्या हो सकती है। तो बड़े भाई बहन का जो है स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता आपको बनती है। यहाँ पे कुंडली में बात करेंगे, कर्क राशि की बात करेंगे, तो कर्क राशि में ये कुंडली के 10वें भाव में योग बन रहा है। आपको अपने नौकरी को लेकर के, अपने जॉब को लेकर के, मैं पहले ही बताया हूं कि शनि की ढैया कर्क राशि को चल रही है। बिल्कुल गलती से भी जो आप नौकरी कर रहे हैं उसको छोड़ना नहीं है। आप छोड़े, आप फंस जाएंगे। अगले 1 महीने तक लगभग या 20 दिन तक आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। इन सभी को, जिनको मैंने बताया, नौकरी नहीं छोड़ना है आपको अभी, तो नौकरी में परेशानी आने की संभावना मुझे दिख रही है और परेशान आप बिना मतलब के हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सूर्य आपकी कुंडली में धन भाव के स्वामी होकर के यहाँ पे बैठेंगे, तो नौकरी चली जाएगी। तो जाहिर सी बात है, धन को लेकर आदमी परेशान हो ही जाएगा। तो नौकरी बिल्कुल मत चेंज कीजिए, क्योंकि नौकरी में परेशानी आएगी, कहीं ना कहीं मतभेद होगा, बॉस के साथ जो है टकराव होगा आपका, क्योंकि सूर्य पे जब भी शनि की दृष्टि पड़ती है तो जातक का कहीं ना कहीं जो है षड्यंत्र में वो फंस जाता है, उसके पीछे कोई ना कोई षड्यंत्र रहता है। शनि की ढैया आपको चली रही है, आपको परेशान और बर्बाद करने के लिए काफी सतर्क रहिए। बिल्कुल भी नेग्लिजेंसी और लापरवाही नहीं करना है आपको। माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उनकी 7वीं दृष्टि 4थे भाव पे पड़ेगी। यहाँ पे माता का घर है, माता का स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और माता को यदि हृदय रोग है या माता यदि उनका उम्र हो गया है बहुत ज्यादा, तो उनका बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि उनको हृदय रोग होने की संभावना यहाँ पे बनती है। बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि के स्वयं राशि के स्वामी ही बनते हैं कौन? सूर्य। और ग्रहण कहां लगेगा? कुंडली के भाग्य भाव में लगेगा। भाग्य भाव में ग्रहण लगेगा। आप खुद भी
हृदय जन्य, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण का भाव जो है वो व्यक्ति को ज्यादा प्रभावित करता है। तो आप खुद के हृदय रोग से भी सावधान रहना है आपको। और यहाँ पे जो है आपके भाग्य में अड़चने आएगी, क्योंकि लग्न के स्वामी हैं, तो कहीं ना कहीं आपका बनता हुआ जो काम बिगड़ जाएगा, होते होते रह जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे। ये लग्नपति होकर के बैठे हैं और यहाँ पे भाग्य भाव में आकर बैठे हैं, तो आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। लेकिन एक ही बार ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही यहाँ पे काम खराब हो जाएगा, कुछ चीजों में आपको लाभ भी होगा, लेकिन अमूमन जो चीजें हैं थोड़ा परेशानी होगी, थोड़ा परेशान रहेंगे, उस चीज को लेकर के आपको परेशानियों का सामना करने का। पराक्रम भाव पर दृष्टि पड़ेगी, जाहिर सी बात है, पराक्रम भाव में सारे ग्रह कारक होते हैं, तो पराक्रम आपका बढ़ा रहेगा, बढ़ा चढ़ा रहेगा। बस थोड़ा बहुत आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए यहाँ पे, क्योंकि लग्नपति पीड़ित हो रहा है, तो जाहिर सी बात है आपको अपने खुद के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, बस इतना ही आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं कन्या राशि में। अब कन्या राशि के लिए सूर्य कुंडली के 12वें भाव के स्वामी होकर और कुंडली के अष्टम भाव में जाकर के योग बना रहे हैं। ये तो हरि कृपा है कि यहाँ पे जो शुभ कर्तरी योग बन रहा है कुंडली के अष्टम भाव में है, हालांकि उच्च राशि में है, और अष्टम भाव में कोई ग्रह स्वराशिगत हो या उच्च राशि का हो जो, तो आयु की रक्षा करता है। तो ये आयु की रक्षा तो करेगा, लेकिन एक्सीडेंट से आपको सावधान रहना है, बहुत ही सावधान, क्योंकि चोट चपेट एक्सीडेंट लगने का आपको कहीं ना कहीं डर बना रहेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि राहु की 5वीं दृष्टि पड़ेगी कहाँ, तो कुंडली के 12वें भाव पे। 12वां भाव हॉस्पिटल के खर्चे का भी होता है, तो चोट चपेट लग जाएगा, हॉस्पिटल में आपका पैसा खर्चा हो जाएगा। ये तो आप छोटी छोटी बस इन बातों का ध्यान रखना है। आप खुद से भी यदि चाहे इन चीजों को निकालेंगे, बड़ा इजी है। तो यहाँ पे आप जो है हॉस्पिटल के खर्चे से आपको सावधान रखना है, चोट चपेट से आपको सावधान रहना है, और थोड़ा जो है मैं कहूंगा हृदय जन्य रोगों से भी आपको भी सावधान रहना है, क्योंकि अष्टम भाव है, ये पंचम से चतुर्थ है, ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं तुला राशि की तरफ। अब तुला राशि के लिए जो सूर्य है कुंडली में एकादश भाव के स्वामी है, बैठे कुंडली के सप्तम भाव में है। सप्तम भाव पार्टनरशिप का है, पार्टनरशिप का व्यवसाय यदि कर रहे हैं तो उसमें परेशानी आएगी, और आपके लाइफ पार्टनर का भी है, तो अपने पत्नी के, अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उनको यदि किसी भी प्रकार से वो कहती है मुझे हृदय में कोई पेन इत्यादि हो रहा है, तो आपको बहुत सावधान, बहुत सतर्क रहना है, और साथ ही साथ आपको अपने भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि सीधा 7वीं दृष्टि आपके लगन पे पड़ती है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें अपने स्वास्थ्य और जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर, और शाही पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं तो उस चीज को भी लेकर के, तब जाकर के आप कहीं ना कहीं इसका ठीक से लाभ ले पाएंगे। आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की तरफ। वृश्चिक राशि के लिए जो सूर्य है दशम पति है यहाँ पे, यानी कर्म भाव के स्वामी कुंडली के 6ठे भाव में बैठे हैं। ऐसे तो दशम भाव के स्वामी का कुंडली के 6ठे भाव में बैठना, वो भी उच्च का, ये अच्छा माना जाता है। लेकिन यहाँ पे चूंकि राहु से पीड़ित होने की वजह से और शनि से दृष्ट होने की वजह से ये कहीं ना कहीं आपको परेशान करने वाला बात हो जाएगा। आप रोग, ऋण, रिपु, इन तीनों से सतर्क रहना है आपको, इन तीनों से सावधान रहना है आपको, नहीं तो आप किसी को कर देंगे, पैसा फंस जाएगा, आपका पैसा वहां फंसने की पूरी संभावना बनती है। हाँ, विदेश गमन के लिए योग बनेगा आपका, विदेश आप जा सकते हैं, विदेश जाने के आपका योग बनेगा, लेकिन फिर भी अपने स्वास्थ्य को लेकर रोग, ऋण और रिपु, इन तीनों से सतर्कता बरतने की आपको आवश्यकता है यहाँ पे, और साथ ही साथ अपने कर्म क्षेत्र को लेकर भी सतर्क रहना है। तो कर्म क्षेत्र में परेशानी आएगी और नौकरी को लेकर के कहीं ना कहीं आप परेशान हो जाएंगे। बात करते हैं हम धनु राशि की। तो धनु राशि के लिए जो है सूर्य जो है वो भाग्यपति होकर के, और यहाँ पे कुंडली के कहा बैठे हैं, कुंडली के पंचम भाव में बैठे हैं। पंचम भाव किसका होता है? संतान का होता है। तो आपके अपने संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है, और साथ ही साथ खुद के भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि ये त्रिकोण का भाव मैंने आपको बोला। तो अपने स्वास्थ्य का, संतान के स्वास्थ्य का ध्यान आपको विशेष रखना है। भाग्य में अड़चने आपको आ सकती है, क्योंकि राहु एक तो सूर्य के साथ बैठे हैं और 5वीं दृष्टि भाग्य भाव पे भी पड़ती है, तो थोड़ा सावधान होने की आवश्यकता यहाँ पे आपको है। अपने भाग्य को लेके संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और धनु राशि की वो समस्त महिलाएं जो गर्भवती हैं तो विशेष तौर पे अपना ध्यान रखें, आपको फायदा होगा। गर्भपात इत्यादि से आपको सावधान रहना है, आपको उपाय बताऊंगा, करिएगा, निसंदेह लाभ होगा। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि में जो है ये योग कुंडली के 4थे भाव में बन रहा है। सूर्य यहाँ पे कुंडली में अष्टम पति होते हैं, विशेष सावधान हो जाइए अपने माँ के स्वास्थ्य को लेकर के। यदि आप जमीन खरीदना चाहते हैं, उस जमीन में कोई लफड़ा ना हो जाए और आपका पैसा ना फंस जाए, या पता चला खरीदा हुआ जमीन आपने खरीद लिया, भूमि, वाहन, मकान, इन तीनों के विषय में सजग और सतर्क हो जाइए। मकान
खरीदने के पहले अच्छे से कागज चेक करिए। यदि आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं, अच्छे से कागज चेक करिए, उसके बाद खरीदें, नहीं तो आप लफड़े में और परेशानी में फंस जाएंगे यहाँ पे, और आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। चौथा भाव हृदय का होता है, तो अपने खुद के ही हृदय का ध्यान रखना है, खुद के स्वास्थ्य का ध्यान। हृदय जन्य रोग यदि आपको पहले से है, आप डॉक्टर के देखरेख में रहिए, आपको लाभ होगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि में योग कुंडली के तीसरे भाव में बन रहा है। देखिए तीसरे भाव में शनि राहु की युति इत्यादि जो भी होता है, या राहु सूर्य की युति, ये ठीक होता है क्योंकि वो पराक्रम का भाव है। तो छोटे भाई बहनों के बस आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें, क्योंकि उनको समस्या होने के यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, समस्या हो सकता है। यात्रा के दौरान आपको कष्ट हो सकता है, लेकिन फिर भी ये आपके पराक्रम को बढ़ाने वाला है। ये योग जो है आपके पराक्रम को बढ़ाएगा, आपके पराक्रम की वृद्धि करेगा, और आपके लिए लगभग ठीक ठाक ये स्थिति रहेगा, ना बहुत अच्छा ना बहुत खराब, मिला जुला फल आपको ये मिलने वाला है। बात करते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि के लिए ये योग कुंडली के दूसरे भाव में बन रहा है। किसका भाव है? वाणी का भाव है और कुटुंब का भाव है। कड़क वचन मत बोलिए, नहीं तो कड़क वचन बोलेंगे और आपका जो खुद के रिश्तेदारों से या आपके जो सगे संबंधी हैं उनसे आपका कहीं ना कहीं तोड़ मटोड़ हो जाएगा यहाँ पे, और आपके रिश्ते खराब होंगे। वाणी पे ध्यान रखिए। मुंह से होने वाले जितने भी गलत काम है उन सबको छोड़िए। मांसाहार का सेवन, मदिरापान, इन सबसे दूर रहिए, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। बस उस बात को लेकर के आपको सतर्क और सावधान रहना है। दृष्टि पड़ेगी कुंडली के अष्टम भाव पे, चोट चपेट दुर्घटनाओं से भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सूर्य यहाँ पे आपकी कुंडली के छठे भाव के स्वामी है। तो इन रोगों से आपको ध्यान रखना है। आंख में यदि कोई समस्या आ रही है आपको, तो आप तुरंत डॉक्टर से मिले, क्योंकि आंख में समस्या आने की संभावना यहाँ पे बन रही है। तो आपके लिए बहुत अच्छा नहीं, बहुत खराब नहीं, आपके लिए भी लगभग मिला जुला है। अब इसमें सबसे बड़ी बचाव ये हो जाएगी, जब 2 दिन बाद देवगुरु बृहस्पति जो है वो खुद मेष राशि में चले जाएंगे, तो इन फलों में कमी करेंगे। लेकिन 20 तारीख को विशेष ध्यान रखना है आपको, जब ग्रहण का समय जिस दिन आता है। अब क्या करेंगे, सबके लिए मैं उपाय बताता हूं, सभी राशियों के लिए। सबसे पहले तो ग्रहण काल के दौरान जो है वो सूर्य भगवान के मंत्रों का जाप कीजिए। ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिए, आपको लाभ होगा। सूर्य भगवान के मंत्रों का जितना जाप करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। साथ में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना भी आपके लिए श्रेष्ठ फलदायी होगा। शनि की दृष्टि है, राहु के साथ युति का उतना भय नहीं जितनी कि शनि की दृष्टि का भय है। तो साथ ही साथ आप शनिदेव के बीज मंत्रों का ओम प्राम प्रीम प्रौम स शनैः नमः या ओम शम शनिश्चराय नमः, इनके भी मंत्र का हो सके तो 2 4 5 माला जाप कर लीजिए, इससे आपको फायदा होगा। अब आइए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण आपको मैं चीजें बता रहा हूं, उपाय बता रहा हूं, घरेलू उपाय जिसको करके आपको लाभ होगा। सबसे पहले आपको जो मध्य जो मेन जो ग्रहण का समय है उसको नोट करिए आप। वो है कितने बजे से? 9:47। 9:47 परम ग्रास है। तो 9:47 से लेके 11 तक मान के चलिए, या 10:30 तक मान के चलिए, आप 11 तक मान के चलिए लगभग। तो इस बीच में जो है 9:50 के बाद आप क्या कीजिए, अपना पहले से ही एक थाली में क्या करना है आपको कि एक, मैं सुबह शॉर्ट वीडियो में बताया था, एक सफेद आंकड़ा होता है, सफेद आंकड़ा होता है जिसको क्या बोलते हैं, और मदार का पौधा भी बोलते हैं। तो सफेद मदार, एक तो जिसमें बैंगनी फूल खिलता है पर्पल कलर का, और एक बिल्कुल व्हाइट होता है जिसमें, उसका इतना जड़ आप आज भी काट सकते हैं, कल भी काट सकते हैं, उसमें कोई मतलब नहीं है। आप पहले ही क्या कीजिए, अच्छा से काट लीजिए। यदि मोटा मिल जाए तो उसको बीच से फाड़ करके और उसको बढ़िया से प्लेन करके और उस पर गणेश भगवान का एक चित्र बना लीजिए। गणेश भगवान का एक चित्र बना लीजिए, और ग्रहण काल के पहले ही थाली में रोली, धूप, दीप और गंगा जल, थोड़ा सा कोई नैवेद्य लेकर के और रेडी रहिए, क्योंकि पूजा काल में भगवान को स्पर्श नहीं करना है, पूजा नहीं करना है आपको। तो आप उसको लेकर के रेडी रहिए, और जब मेन ग्रहण का जो समय है, यानी कि आप 10 बजे के लगभग जो है वो एक थाली में रख करके, और जो गणेश भगवान आपने स्केच पेन से बनाइए, या किसी, यदि आपके पास ज्यादा सुविधा है तो आप उसको क्या कीजिए, लकड़ी को खरोच के अच्छे से और गणेश भगवान का आकार दे दीजिए। कैसे भी करके उस पे गणेश भगवान स्केच से, पेन से, जैसे मन करे बनाइए, और रख करके गंगा जल से धो करके धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि से उनकी पूजा कर लीजिए, और ग्रहण समाप्त होने के बाद इसको उठा के पूजा स्थान पर रखिए, और रोज जो है थोड़ा जल छिड़क के धूप दीप दिखाइए। आप यकीन कीजिए, धन धान्य की कमी आपको कभी नहीं रहेगी। मेरे गुरुदेव का बताया उपाय है, मैंने खुद किया है
और उसका प्रभाव मैं देख सकता हूं। पिछले नवंबर में मैंने किया था सूर्य ग्रहण में, प्रभाव में बड़े अच्छे से समझ पा रहा हूं। आप भी कीजिए, लाभ होगा। अब एक और, अपराजिता कवच। अपराजिता पुष्प होता है, जो अपराजिता का पेड़, आप नेट पे सर्च कीजिए अपराजिता का पुष्प, यदि आपको नहीं पता है। लताएं होती है उसमें, सफेद और नीला 2 कलर का फूल खिलता है। सफेद वाला यदि आपको अपराजिता का यदि पेड़ मिल जाए, सबसे श्रेष्ठ है। तो सफेद अपराजिता का क्या कीजिए, उखाड़ने की जरूरत नहीं है, नीचे से थोड़ा सा खोद करके इतना सा जड़ तोड़ लीजिए, और जड़ तोड़ करके और सेम बिल्कुल ग्रहण काल के मध्य में बिल्कुल वैसे ही गंगा जल से धो करके धूप दीप दिखा लीजिए, और उसके पहले ही एक तांबे का छोटा सा एक ताबीज खरीद लीजिए, उसको हम लोग मादुली बोलते हैं, उसको ताबीज खरीद लीजिए, और उसमें क्या कीजिए, धो करके और अंदर भर के और मोम से चिपका दीजिए उसको, और ग्रहण काल में ही उसको धारण कर लेना है आपको। यानी ग्रहण काल में ही गंगा जल से धो के धूप दीप दिखाना है, और ग्रहण काल में ही उसको ताबीज के अंदर भर के ऊपर से मोम से आप सील कर दीजिए कि पानी अंदर न जाए, और ग्रहण काल में उसको पहन लीजिए। नाम है अपराजिता कवच। कहीं भी आपको पराजय का सामना नहीं करना पड़ेगा। विशेष तौर पर जिनको शनि की ढैया 7.5 चल रही है, यानी कर्क राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले, मीन राशि वाले, मकर राशि वाले और कुंभ राशि वाले, उनके लिए रामबाण उपाय है। बिल्कुल करके देखिए, शनि जन्य सारे दोषों का समाधान यहां पे हो जाता है, और आपको जीवन में पराजय का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। जिस काम के लिए आप प्रयत्न करेंगे, आपका काम होगा, आपका नाम होगा। नाम ही है अपराजिता कवच। और मोम से जब आप भर लेते हैं, मैं बोलना आपको ये बताना भूल गया था कि गंगा जल से धो के धूप दिखा के, मोम से गंगा जल से धोइए, धूप और दीप दिखाइए, और एक मंत्र भी जपना है, ओम ह्रीं श्रीं अपराजिता देव्यै नमः। मंत्र का है ओम ह्रीं श्रीं अपराजिता देव्यै नमः। मैं डिस्क्रिप्शन में मंत्र डाल दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा, और 108 बार जप करके उसके बाद उसको ताबीज में भर दीजिए और फिर पहन लीजिए, आपको लाभ होगा। फिर से बोलूंगा, पहले जड़ को गंगा जल से धो करके धूप दीप दिखा करके और उसके बाद रख दीजिए, और मंत्र जप लीजिए ओम ह्रीं श्रीं अपराजिता देव्यै नमः। उसके बाद उसको 108 बार जपने के बाद उसको ताबीज में भर के मोम से चिपका के पहन लीजिए। सदा ही आपको विजय का मुंह देखना पड़ेगा, पराजय का नहीं। एक और उपाय बताऊंगा मैं आपको। यदि कोई बच्चा है और आप माता पिता का बात नहीं माना, क्योंकि जाहिर सी बात, आज के बहुत सारे बच्चे थे जो माता पिता की बात मानते ही नहीं है, उनके कहे में है नहीं बिल्कुल। तो क्या करना है आपको, तो एक दाम में ग्रहण काल में ही आप जाइए, और जाकर के एक दाम में, आप 9 बजे भी जा सकते हैं, क्योंकि 8:07 से जो है खग्रास लग जाएगा, तो आप जाकर के एक दाम में एक सिंदूर खरीदिए, सिंदूर खरीदिए, और सिंदूर खरीद के ले आइए, और ला करके उस सिंदूर को, और साथ ही साथ एक तेल भी, यदि आप चाहें तो एक सुगंधित तेल या कोई भी तेल आपके घर में है उसके भी काम चल जाएगा। बस सिंदूर ले आइए एक दाम में, बार्गेनिंग बिल्कुल मत कीजिएगा। एक दाम में 10-20 रुपए का जितने मिलता है लेके आइए, और उसको दूर से ही माँ दुर्गा के समक्ष ऐसे रख दीजिए। अपने घर, आपके घर में दुर्गा माँ का फोटो होगा या कोई भी देवी का फोटो होगा, रख दीजिए, और थोड़ी देर बाद उसको उठा लीजिए। ग्रहण काल में करना है, उठा लीजिए, और उठाने के बाद में क्या करना है कि उसमें तेल मिला करके और उसको सबको पेस्ट बना लेना है, घोल बना लेना है, और बच्चों के क्या करना है, माथे पे तिलक करना है। यदि बच्चा मानता है माथे पे, रोज उसके बाद में क्या करना है, रोज उसका जो तिलक अपने बच्चे के माथे पे लगाइए। बच्चा मानता है तो ठीक है, नहीं तो बच्चा यदि दूर है, आपसे फोन से बात नहीं करता, विदेश जाके सेटल हो गया है या आपको भूल गया है, तो आपके पास उसका फोटो तो होगा, उसके फोटो पे डेली उसमें से थोड़ा सा तिलक लगाइए। आहिस्ते आहिस्ते आपका काम बन जाएगा, और आपका बच्चा आपकी बात सुनेगा, आपके कहे में रहेगा। तो ये 3 जबरदस्त उपाय हैं, आप करके देखिए। मैंने कई लोगों को बताया था, उनको लाभ हुआ है, आप भी कीजिए, आपको भी लाभ होगा। तो यकीन है आज का विषय आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आपका दिन मंगल हो। इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।